स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की 6 से 12 तक की किताबें, जो कि बेसिक जीएस स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना बेसिक ठीक करना चाहते हैं, बेसिक जीएस स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो 6 से 12 तक की किताबें एनसीईआरटी की और एससीईआरटी की आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो फ़िलहाल मैं क्लास 6 की हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास ले रहा हूँ इसमें, और 2-3 चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा करके फिर मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूँ, फिर उसका 2-3 चैप्टर पढ़ा करके फिर हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो ऐसे चलता रहेगा आपका ये, और ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास क्लास 6 का चौथा चैप्टर। मैंने बताया था क्लास 6 में पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास दिया है, क्लास 7 में पूरा मध्यकालीन इतिहास, क्लास 8 में मॉडर्न इतिहास। ये मैं एससीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एससीईआरटी ना कि एनसीईआरटी की। तो 6 से 8 तक हम लोग एससीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी। तो चैप्टर 4 है वैदिक काल। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं वैदिक काल क्या है और इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो भी क्लास 6 के बेस पर दिया हुआ है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। वैदिक काल, ओके, पार्ट 4 हमारा क्या है, वैदिक काल। 1 मिनट, इसको कलर में चेंज करता हूँ। वैदिक काल, और ये कब से कब तक रहा, तो ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा। ओके, ये देखिए 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल चला। तो अब इसके पहले कौन सी सभ्यता थी, आप सभी लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसी के बाद वैदिक सभ्यता या वैदिक काल प्रारंभ हो जाता है। तो चलिए पहले हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जहाँ समझने वाली बात होगी वहाँ हम लोग समझेंगे भी। पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं, पशु सदैव से हमारे लिए उपयोगी रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पशुओं को पालने की परंपरा कब से चली आ रही है? प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे। जो प्रारंभ में आर्य थे वो पशु पालने वाले थे। ओके, पशुपालक थे। आर्यों के रहन सहन के तरीके तथा परंपराओं का पालन आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ समझना नहीं है। देखिए, आर्यों के संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कहता है कि आर्य भारत के ही निवासी थे, कोई कोई विद्वान कहता है कि जो आर्य थे ये विदेशी थे और ये भारत में आकर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किया और अपना एक प्रकार से काल स्थापित किया। अभी आगे हम लोग जब बड़े क्लास में पढ़ेंगे तब डिटेल पढ़ने को मिलेगा कि आर्य क्या थे। ओके, तो बस ये जानिए कि आर्य, कई विद्वान कहते हैं कि भारतीय मूल के निवासी थे, और कई विद्वानों का मानना है कि आर्य मध्य एशिया यानी विदेश से आए थे, विदेशी हैं। ओके, कई कहते हैं मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग विद्वान बताते हैं कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है। देखिए, वैदिक काल से तात्पर्य उस युग से है जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक धर्म या समाज धर्म, कला इत्यादि की जानकारी मिलती है। इसलिए इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ज्ञान। ओके, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ या उत्तम। प्रायः यह माना गया है, प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान, अवसान का मतलब पतन आप कह सकते हैं। अवसान मीन्स यहाँ पर पतन, यानी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, अवसान हुआ, उसके बाद वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, ये कहा जाता है। ओके, जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई, उसका विनाश हुआ, किस कारण उसका विनाश हुआ इसमें भी मतभेद है। कोई कहता बाढ़ से, कोई कहता महामारी से, कोई कहता विदेशी आक्रमण से विनाश हुआ हड़प्पा सभ्यता का। तो कारण कोई भी रहा होगा, इस पर भी मतभेद है। ओके, तो जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ तो कौन सी सभ्यता भारत में विकसित हुई? आर्य सभ्यता, जिसको हम वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ओके, और आर्यों के बारे में जो कुछ भी हमें जानकारी मिलती है, या वैदिक काल से तात्पर्य मतलब वैदिक काल के बारे में जो कुछ भी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? वेदों से।
ओके, वेदों से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है, वेदों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनका धर्म क्या था, उनका समाज कैसा था, ये सब जानकारी हमें वेदों से ही मिलती है। ओके, तो इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आर्यों का प्रारंभिक जीवन। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घोड़ा है और एक यहाँ पर आर्य है, ये आर्य को दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा देखते हैं। प्रारंभ में आर्य इधर उधर घूमते रहते थे। ओके, कबीलों में रहते थे। अभी कबीला क्या है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है इसमें। आर्य गाय बैल घोड़ा आदि पशुओं को पालते थे। तो बेसिकली आर्य क्या थे, पशुपालक थे। घोड़ा बैल गाय यही सब ये पालने का काम करते थे। चारा पानी तथा उपजाऊ भूमि की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। जहाँ चारा और उपजाऊ भूमि मिलती थी वहीं ये बस जाते थे। ओके, तो आर्य क्या थे, घुमक्कड़ टाइप के लोग थे और ये अपने साथ पशु रखते थे, जैसे घोड़ा गाय बैल। अब ये चारा की खोज में इधर उधर जाते थे और जहाँ कहीं भी इनको चारा घास वगैरह मिल गया वहीं पर ये अपना व्यवस्था बना लेते थे, रहने लगते थे। इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते चले गए। लगभग 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य कहाँ कहाँ बस गए, देखिए सिंधु सतलज रावी ब्यास सरस्वती के किनारे बस गए। ये सब नदियाँ हैं। 7 नदियों की यहाँ पर बात की जाती है। अभी हम लोग आगे 7 नदियों की बात भी करेंगे। तो इन्हीं सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। जो 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। तो उसी के आसपास ये आर्य आए तो भारत में बसे। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं भाई ये विदेशी थे। फिर यहाँ पर आगे दिया हुआ है आर्य सभ्यता का प्रसार। तो मैंने बताया सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। ओके, सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों का प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ये मतभेद है, मैंने शुरू में बता दिया था कि ये जो आर्य हैं ये कहाँ से आए। ये कहीं विदेश से आए, मध्य एशिया से आए, कैस्पियन सागर से आए, या फिर भारत के ही मूल निवासी थे, इसको लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि अनेक इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो मतभेद है इस पर। यहाँ पर एक पैरामीटर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। बाकी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का काल देखिए। ये जो देखिए ऋग वैदिक काल को, ये जो वैदिक काल है, वैदिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व ऋग वैदिक काल या जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, आप ये देख सकते हैं ऋग वैदिक काल, और एक है उत्तर वैदिक काल। ओके, तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ओके, ऋग वैदिक काल कब से कब तक रहा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक कहा जाता है उत्तर वैदिक काल आ गया। ओके, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। बस ये थोड़ा सा पैरामीटर दिया था इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, तो ये आर्यों का विस्तार यहाँ पर बताया गया है, लेकिन आपको स्पष्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा क्योंकि चित्र ही ऐसा दिया हुआ है बुक में। तो आर्यों का विस्तार बेसिकली यहीं पर था। ओके, ये देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर सप्त नदी पाई जाती है। सप्त नदी मतलब 7 नदियाँ, इसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। ओके, जैसे रावी ब्यास चिनाब झेलम सिंधु, ओके, सतलज सरस्वती, ये 7 नदियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो आर्यों का निवास यहीं पर था। प्रारंभ में जब आए यहाँ तो यहीं पर ये बसे। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ नदियों का यहाँ पर डिटेल दिया है, तो थोड़ा सा बताया भी गया है। ये देखिए, सप्त सैंधव यानी 7 नदी। ओके, सिंधु, कौन कौन सी नदियाँ हैं इनको ध्यान में रखिए, सिंधु रावी ब्यास झेलम चिनाब सतलज सरस्वती। ओके, तो इस तरह याद कीजिए। जो भारत में 7 नदियाँ हैं यानी रावी ब्यास सतलज,
भारत में 3 नदियाँ हैं बेसिकली, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, चिनाब, झेलम, 3 3 6 हो गए, और एक सरस्वती, ये 7 नदियाँ हैं। ट्रिक से आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो देखिए पाकिस्तान में 3 नदियाँ बहती हैं, यानी कि सिंधु, चिनाब, झेलम, और भारत में 3 नदियाँ बहती हैं, रावी, ब्यास, सतलज, 3 3 6 हो गई, और एक नदी और है सरस्वती जो कि इस समय लुप्तमय हो चुकी है और इसकी खोज जारी है। कहीं कहीं खोज में आता है कि सरस्वती नदी मिल गई है, कहीं कहीं है कि अंडरग्राउंड हो गई है। ओके, तो ये 7 नदियाँ थी, इन्हीं के आसपास आर्य आए और बस गए। ब्रह्मवर्त किसे कहते हैं? आपने सुना होगा कि अपने देश को ब्रह्मवर्त कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं। तो ब्रह्मवर्त क्या है? दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहते थे। ओके, ब्रह्म ऋषि, गंगा यमुना का दो आब का क्षेत्र, जो गंगा यमुना के नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दो आब का क्षेत्र, और ऋषि को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। ओके, ये सब ऐसे समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा खास इसमें कुछ है नहीं। आर्यवर्त क्या है? यानी कि आर्यवर्त यहाँ पर बता रहा है कि ये जो 3 पॉइंट हैं इन्हीं को मिला करके आर्यवर्त, यानी सैप्तो प्रदेश को मिला लो, ब्रह्मवर्त और ब्रह्म ऋषि को मिला लो, तो यही चीज़ क्या थी? आर्यवर्त। यानी कि पॉइंट 1 देखिए, पॉइंट 1 2 3 इनको मिला करके आर्यवर्त कहा जाता था। और अगर आप और सही से यहाँ समझना चाहें तो यहाँ पर दिया गया हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र, हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का जो क्षेत्र है उसको आर्यवर्त कहते थे, और विंध्याचल पर्वत के जो बाद का क्षेत्र आता है यानी दक्षिण का क्षेत्र उसको दक्षिणापथ बोलते थे। तो बस यही था कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, ब्रह्मवर्त क्या है, ब्रह्मऋषि क्या है, आर्यवर्त क्या है, दक्षिणापथ क्या है, सब कुछ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ वेदों के बारे में और शब्द की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। वेद, वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। कौन सा शब्द से? विद। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। ये देखिए विद, इसका अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से अर्थ से बना है, और विद का अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद हैं? 4। कुल मिलाकर कितने वेद हैं? तो हम बताएंगे 4 वेद हैं। ओके, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसको ध्यान में रखिए। कंपटीशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे छोटे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ओके, तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं को संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचाएँ कहा जाता है। ऋचा मतलब मंत्र कह सकते हैं। तो विभिन्न देवताओं को समर्पित प्रार्थनाएं हैं या कुछ मंत्र हैं जिनको ऋचाएँ कहते हैं। फिर आगे है, ऋग्वेद में 10 भाग हैं। ओके, 10 मंडल या 10 भाग आप कह सकते हैं जिन्हें मंडल कहते हैं, आगे दिया भी है। तो ऋग्वेद में 10 भाग हैं जिन्हें हम लोग मंडल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन जरूरी है याद रखना कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। या फिर कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये भी कई बार पूछा गया कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिएंगे आपको, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिए, जिसका आज भी धार्मिक ग्रंथों या धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त स्वर यानी सारे गामा पाधा नी का वर्णन है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं कि भारतीय संगीत है, इसकी उत्पत्ति किस वेद से हुई? भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? तो सामवेद से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि सामवेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों उसे करने की विधियों का वर्णन है। ओके, और अथर्ववेद में जादू, टोना, मंत्र, इन सब का वर्णन है। तो एक चीज़ अब यहाँ पर मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसमें विभिन्न देवता को समर्पित या संबोधित प्रार्थनाएं हैं जिन्हें ऋचाएँ कहा जाता है, और सामवेद में संगीत से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे सारे गामा पाधानी की उत्पत्ति सामवेद से हुई है। यजुर्वेद में यज्ञ और उसके करने की विधियों का वर्णन है, यानी कर्मकांड वगैरह जो हैं वो सब यजुर्वेद में मिलते हैं।
अथर्ववेद में क्या है? तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर आप देखें तो ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और उसका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़िए। ओके, फिर आगे है, मैंने शुरुआत में बताया कि वैदिक सभ्यता को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा था। अभी मैंने एक पैरामीटर आपको बताया था। ओके, तो पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। तो इसको ध्यान में रखिए। ओके, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, या वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था, उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए यहाँ आर्यों के जन्म। अब यहाँ पर कुछ आर्यों के सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है, राजनीतिक इकाइयों के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है समझना। आर्यों के जन्म, जन मतलब लोग। ओके, आज अगर हम देखें तो जन का मतलब क्या होता है? लोग। आर्य कबीलों में रहते थे। कहाँ रहते थे? कबीलों में। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। इन कबीलों का नाम मुखिया के नाम पर होता था। जैसे आज हमारे गांव का नाम किसी जो पूर्वज हैं उनके नाम पर रख दिया जाता था ना पहले। आपने देखा कि बहुत सारे गांव का नाम चौबेपुरवा, राम नारायणपुरवा, ऐसे कुछ रहता है। मतलब बहुत सारे गांव का नाम, क्षेत्रों का नाम किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया जाता है। कोई स्वतंत्रता सेनानी है उसके नाम पर रख दिया जाता है। ऐसे जो आर्य रहते थे कबीलों में, तो कबीले का नाम उस कबीले का जो मुखिया होता था उसी के नाम पर रख दिया जाता था, और इन कबीलों को जन कहा जाता था। ओके, तो आज हम लोग जन माने क्या मानते हैं? लोग। लेकिन पहले जन माने लोग नहीं, पहले जन माने कबीला होता था। ओके, तो कबीलों को क्या कहा जाता था? जन। यानी कि आर्य लोग जिन कबीलों में रहते थे उसको हम लोग जन बोलते हैं। और वेदों में हमें कई पुरुजन के बारे में, कई जनों के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे पुरुजन, यदुजन, तुर्वस जन, भरत जन जैसे जनों का उल्लेख मिलता है। यानी कि ये सब क्या थे? ये सब कबीले थे। पुरुजन, यदुजन, तुर्वस जन, भरत जन, ये सब कबीलों के नाम हैं। ओके, ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है, यानी कबीले का स्वामी। कबीले का जो स्वामी होता था उसको क्या कहते थे? राजा। तो ऋग्वेद में बताया गया है जो कबीले का स्वामी यानी जन का जो स्वामी है उसको राजा कहा गया है, उसे जनरक्षक भी कहा गया है। ओके, जनरक्षक भी कहा जाता था। अब यहाँ देखिए कुछ इकाइयों के बारे में वर्णन किया गया है। एक जन में कई विष होते हैं। ओके, एक जन में कई विष होते हैं, यानी जो एक कबीला होता था, बड़ा जन होता था, उसमें कई विष होते थे। जैसे आज हमारे देश में कई प्रदेश हैं, फिर एक एक प्रदेश में कई ज़िले हैं, एक एक ज़िले में कई गांव हैं, ऐसे ही उस समय भी था। तो एक जन में, यानी जन मतलब कबीला, एक जन में कई विष होते थे। इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। ओके, तो विष का जो मुखिया होता था उसको विषपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, यानी एक विष में कई ग्राम होते थे, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। ओके, और कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन जनपद में परिवर्तित हो गया। यानी कि जब जो कबीलाई लोग थे, आर्य थे, जन के जो लोग थे, जब ये किसी निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से बस गए, वहीं पर रहने लगे, तो उसको जनपद कहा जाने लगा। यानी उस कबीले का नाम पहले जन था, अब उसको जनपद बोला जाने लगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुल या ग्रह। कुल मतलब परिवार, ग्रह मतलब घर। ओके, घर परिवार। इन तो कुल के जो प्रमुख होते थे उनको कुलप, और जो ग्रह यानी घर के प्रमुख होते थे उनको गृहपति। तो कुलों से मिलकर ग्राम बनता था, कुलों से मिलकर या ग्रह से मिलकर ग्राम बनता था, और ग्राम के जो प्रमुख थे उनको ग्रामणी कहा जाता था। कई ग्रामों से मिलकर विष बनता था, और उसके विष के जो प्रमुख होते थे उनको विषपति कहा जाता था। कई विष मिलकर जन बनाते थे। जन मतलब कबीला, और कबीले के स्वामी को, प्रमुख को राजा कहा जाता था या जनरक्षक कहा जाता था।
वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। फिर यहाँ पर देखिए आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं राजा के बारे में। ओके, तो 1 मिनट मैं इसको पहले आप पढ़िए। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था। जन मतलब कबीले। ओके, कबीलों का प्रमुख कौन था? राजा। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना, इसलिए इसको जनरक्षक बोला जाता था, क्योंकि ये जन के लोगों की रक्षा करता था राजा, इसको इसलिए इसको जनरक्षक भी बोलते थे। युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। ओके, तो राजा का क्या काम था? जन के लोगों की रक्षा करना, सेना में नेतृत्व करना। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा होता था। सभा, ओके, इसी के द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण रूप वंशानुगत हो गया। मतलब वंशानुगत, पहले राजा का पद वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आया। मैंने बताया था ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में तो राजा वंशानुगत नहीं था, उसका चुनाव होता था। और किसके द्वारा चुनाव होता था? सभा, यानी सभा, कुछ लोगों की एक सभा होती थी, वही चुनती थी। जैसे आज हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, प्रदेशों में विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद है, ऐसे उस समय भी राजा को चुनने के लिए एक सभा नामक संगठन, आप कह सकते हैं, होता था, तो वही चुनती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें ये जो सभा वगैरह थी इनका प्रभाव बहुत कम हो गया। अब राजा वंशानुगत हो गया, मतलब अगर किसी के पिता राजा हैं तो उसका बेटा भी आगे राजा ही बनेगा, ये वंशानुगत हो गया। ओके, राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं थी। ये दो संस्था थी, सभा और समिति। तो ऋग वैदिक काल में सभा के जो सदस्य होते थे वही राजा को चुनते थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो सभा और समिति नामक जो संस्थाएं थी ये बस नियंत्रण थोड़ा बहुत रखती थी, बाकी पूरा का पूरा अधिकार राजा को था। ओके, और वो राजा का जो पद था वो भी वंशानुगत हो गया। यहाँ पर आप देखिए ये सभा दी गई है। सभा मतलब कुछ लोगों की एक सभा होती थी, संस्था। ओके, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई, ये राजा पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। फिर यहाँ पर आगे दिया हुआ है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70-80 लोग बैठते थे, उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे, मतलब 5-6 लोग प्रमुख होते थे। ओके, आसन पर बैठने वाले प्रमुख लोग राजन्य होते थे। तो जो आसन यानी कि जो सभा होती थी उसमें 70-80 लोग बैठते थे और उसमें 5-6 लोग प्रमुख होते थे और उन लोगों को राजन्य कहते थे। ओके, वो राजन्य होते थे। राजन्य या तो अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति या योगदान के कारण प्रमुख थे, अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गाय, घोड़े, रथ होते थे। तो भाई अब जो राजन होते थे इन्हें ही क्यों तवज्जो दी जाती थी, प्रमुख यही क्यों थे? तो भाई ये या तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, अमीर होते थे, धनवान होते थे। धनवान होने का मतलब उस समय जिनके पास बहुत ज़्यादा गायें, घोड़े, रथ वगैरह होते थे उन्हीं को धनवान कहा जाता था, क्योंकि पैसे का बहुत ज़्यादा प्रचलन था नहीं। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा गाय, घोड़ा, रथ है तो उन्हीं को राजन बना दिया जाता था कि आप ही हमारे गांव का राजन हैं और आप ही निश्चय करें, निर्णय लें। ओके, तो 5-6 लोग होते थे। या फिर हो सकता है कि भाई उनको उनकी उम्र के हिसाब से राजन का पद दिया जाता था, या अनुभव के हिसाब से, शक्ति वही, योगदान, कोई उन्होंने अच्छा काम किया, योगदान दिया, अनुभव है उनको। जैसे जो अक्सर उम्रदार हो जाते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, वो अनुभवी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को राजन बनाया जाता था। ओके, प्रमुख लोगों के अलावा बाकी लोग बिस कहलाते हैं। तो ये जो और भी लोग हैं ये सब क्या थे? बिस। ओके, सभा में समस्या रखी जाती थी, सभी लोग मिलकर समस्या को सुलझाते थे। फिर देखिए यहाँ पर सूझबूझ दी हुई है, आप अपने गांव की समस्या को सुलझाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे समाज में किन किन लोगों की सलाह को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और क्यों। तो आप भी सोचिए भाई, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके दादा दादी हैं, उन्हीं से सलाह लिया जाता है जब कोई चीज़ होता है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति है पढ़ा लिखा तो उसी से सलाह लिया जाता है। ये सब सारी चीज़ें सोचने की बात है, अपने अपने विचार कीजिए, इस पर रखिए। फिर है राजा का शासन।
जन का खर्च चलाने के लिए, जन मतलब कबीला मैंने बताया, ओके। तो कबीले का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से यानी कबीलों में रहने वाले लोगों से उपहार प्राप्त करता था। उपहार मतलब टैक्स, कर आप कह सकते हैं। इस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि क्या कहा जाता था? बलि, यानी जो राजा लोगों से बलि लेता था उसको उपहार यानी बलि कहा जाता था। टैक्स आप कह सकते हैं आजकल। अब उसमें भाई बलि मतलब ऐसा नहीं किसी का बलि ले लेता था, चढ़ा दिया जाता था, काट डाला जाता था, ऐसा नहीं। उसका मतलब राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि लेता था। टैक्स मैंने बताया ना, टैक्स के रूप में यही सारी चीज़ें लिया करता था। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों में बांट देता था। इससे राजा प्रजा के मध्य रिश्ते मजबूत होते थे। जैसे राजा क्या होता था कि भाई वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय आदि या अनाज, घी वगैरह ले करके राजा अपने पास जमा रखता था। जब कोई अकाल पड़ता था या कोई परेशानी आती थी तो फिर वही अनाज लोगों में बांटता था राजा, ओके। तो इससे जो रिश्ता था राजा और प्रजा के मध्य वो बहुत मजबूत होता था। फिर यहाँ देखिए, युद्ध के बाद राजा, सॉरी युद्ध के बाद सभा, ओके। युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। मान लीजिए राजा का किसी से युद्ध हो गया, उसके बाद एक सभा होती थी। राजा सभा में जन के राजा जीत में मिली गायों, घोड़ों, हथियार, आभूषण, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। मान लीजिए राजा का किसी से युद्ध हो गया और राजा जीत गए, तो जीतने पर पहले क्या मिलता था? मैंने बताया पैसे वगैरह उतना थे नहीं, तो यही गाय लूट लाते थे, हथियार, आभूषण, रथ। तो ये सब क्या करते थे? लोगों के बीच में बांट देते थे, ओके। जो जन के लोग होते थे, कबीले के लोग होते थे, उनको दे दिया जाता था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था, ओके। फिर राजन्यों और ब्राह्मणों को हिस्सा मिलता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज आदि जन के साधारण लोगों को भी दी जाती थी। इससे राजन्यों के पास गाय, घोड़ा, हथियार, सोना, चांदी, दास दासियों की संख्या ज़्यादा हो जाती थी और वे पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाते थे। तो जो गाय, सोना, चांदी, रथ, आभूषण वगैरह राजा जीत कर लाता था, वो सबसे बड़ा हिस्सा तो अपने पास रखता था। फिर जो राजन होते थे यानी जो विश्व के प्रमुख होते थे उनको देता था। बचता था तो जो साधारण लोग हैं उनको भी मिल जाता था। फिर आगे है धर्म एवं यज्ञ, ओके। धर्म एवं यज्ञ। तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। स्तुति पाठ मतलब कोई मंत्र का उच्चारण करते थे, प्रार्थना करते थे। बाद में यज्ञ करने लगे, ओके। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे। तो यज्ञ करने का काम कौन करते थे? पुरोहित। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सहभागिता प्राप्त होती थी। और यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे, ओके। तो मैंने बताया ऋग्वेद में देवताओं को समर्पित ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, तो वही मंत्र ये लोग गाते थे देवता को प्रसन्न करने के लिए। जो भी ये लोग मानते थे उसमें मान्यताएं थी, ओके। यहाँ देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। तो आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र, जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। ऐसा आर्य मानते थे कि जो हम युद्ध में जीतते हैं तो विजय कौन दिलाता है? इंद्र, ओके। फिर है आगे, यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था। बाद में इन्हें लिख दिया गया। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन के बारे में कई सारी जानकारी जान सकते हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं, ओके, कि उनका समाज कैसा था, उनकी राजनीति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी। ये सब सारी चीज़ें अगर हमको जाननी है तो हमको वेद पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद ये देखिए वैदिक कालीन समाज है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।